हाँ, तो प्रीवियस क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट किया था, ठीक है। और एक जो फॉर्मूले हमने लिखे थे वो कैसे अप्लाई करना था वो सब हमने देख लिया था। अभी हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो हम स्टैटिक वाला पार्ट लेके चल रहे हैं कि इफ इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट तो हम क्या क्या न्यूमेरिकल बना सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो सब देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो आज जो पार्ट हम कर रहे हैं वो ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, ठीक है, और भी कई जगह अप्लाई होता है सेंटर मास का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो इसको अच्छे से देखें सब लोग, ठीक है ना। चलो देखो, यहाँ पर हमने लिखा था प्रीवियस क्लास में कि अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर है 0, ठीक है, सिस्टम पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, वो भी 0 होता है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी में ना तो इंक्रीमेंट होता है ना ही डिक्रीमेंट होता है। मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है बॉडी तो उसका सेंटर ऑफ मास अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ओके, देयर इज नो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब अगर मैं इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन ले लूं कि इफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज 0। इनिशियल में जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में था। जैसे मान लो कि बोट के क्वेश्चन होते हैं, बोट है रुका हुआ है, पर्सन है, अब पर्सन मोशन स्टार्ट कर रहा है तो मोशन स्टार्ट करने से पहले रुका हुआ है, ठीक है। तो अगर सिस्टम इनिशियल में रेस्ट में होता है, या जैसे गन वाला क्वेश्चन कि गन से बुलेट को फायर किया, ठीक है, तो फायरिंग से पहले तो दोनों स्टैटिक थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें इनिशियल में, ठीक है, कोई भी एक्सप्लोजन, कोई भी कोलिजन जब होता है तो उस कंडीशन में जो फोर्स होता है वो इंटरनल फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन। जैसे एक्सप्लोजन जब होता है तो केमिकल फोर्सेस के कारण होता है, और केमिकल इंटरनल फोर्स है, हम लोग उसको खींचते तो नहीं है ना पुश करते हैं ना उसको धक्का देते हैं, पुल करते हैं एक्सप्लोजन होने के लिए। सेल्फ एक्सप्लोजन होता है, तो जो सेल्फ एक्सप्लोजन होता है या कोई भी कोलिजन होता है तो उसमें ओनली इंटरनल फोर्सेस वर्क करते हैं, वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मोशन होता है, वर्क होता है ओनली। ओके, उसमें हम लोग का एक्सटर्नल फोर्स होता है ऑलवेज 0। तो याद रखना, प्रीवियस क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था प्रोजेक्टाइल का। ऐसे प्रोजेक्टाइल गया था, ओनली ग्रेविटी था, पहले जैसे था वैसे था ग्रेविटी, और उसके अलावा कोई फोर्स नहीं था, तो ओनली ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही सेंटर ऑफ मास का मोशन हुआ था। एक्सप्लोजन होने के बाद भी वर्चुअल जो पॉइंट है सेंटर मास वो उसी पॉइंट पे गिरा था जहां पर वो डायरेक्टली गिरता अगर एक्सप्लोजन नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल जी के अलावा कोई एक्सेलरेशन वहां पर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है ना। तो ये चीज हमें थोड़ा याद करके चलना है। तो इसमें जो इनिशियल मोमेंटम था अगर वो 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी हमेशा 0 होगा। सेंटर मास का मोमेंटम फाइनल भी कितना होगा, फाइनल भी 0 होगा। और क्या होता है सेंटर मास का मोमेंटम का फॉर्मूला, m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर इक्वल टू 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होता है, वो इधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इधर लिखेंगे ना हम डिवाइड बाय m1 प्लस m2, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको एक तो हमें बहुत यूज में लेके चलना होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साथ में फिर क्या होता है कि अगर सेंटर ऑफ मास अपनी रेस्ट में पोजीशन में है तो अगर मान लो कि ये बॉडी है, इसका सेंटर मास फिक्स है, तो अंदर अगर एक पार्टिकल इधर शिफ्ट होगा तो दूसरा इधर शिफ्ट होगा, जिससे कि शिफ्टिंग भी आपस में वेक्टर सम कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना। वेक्टर सम कैंसिल आउट होगा तब 0 आंसर आएगा ना। तो अगर शिफ्टिंग होता है मासेस का तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं m1 इंटू शिफ्टिंग ऑफ m1 प्लस m2 इंटू शिफ्टिंग ऑफ m2 इक्वल टू 0। चलो फॉर्मूला तो ये हो गया न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो वेलोसिटीज गिवन है ये है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी गिवन होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे। विद रेस्पेक्ट टू अर्थ वेलोसिटी क्या होगा वो हम वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा गिवन हो कि पर्सन एक मूवेबल चीज के ऊपर चल रहा है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर जा रहा है पर्सन, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, पर्सन का जो मोशन है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन हुआ, हमें क्या निकालना है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा और वो पुट करना है यहाँ पे। समझ आ गया? तो ये जो फॉर्मूले में ये जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं, शिफ्टिंग ले रहे हैं, वेलोसिटी ये क्या है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ है। क्लियर है चीज? चलो अब इसमें गन का ये एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये गन है, गन का मास है mg एंड ये बुलेट है, बुलेट का मास है mv, ठीक है। और इनिशियल जो सिस्टम है वो रेस्ट में रखा हुआ है, ओके। इनिशियल मोमेंटम इज 0। देन आफ्टर द फायरिंग, देखो फायरिंग अकर्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, ड्यू टू द एक्सप्लोजंस which are internal forces, okay, and internal forces have vector sum 0, action reaction pairs होते हैं वहां पर, तो वेक्टर सम 0 होता है। तो इसका मतलब इंटरनल फोर्स अगर 0 है और एक्सटर्नल फोर्स भी यहाँ पर नहीं लगाया, कोई पुश या पुल नहीं लगाया, तो इस कंडीशन में क्या है यहाँ पर इसका मोमेंटम जो होगा वो अभी इनिशियल में 0 था, अभी भी 0 बना रहेगा। मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पर फायरिंग किया, ओके, फायरिंग किया, आफ्टर फायरिंग क्या होगा, सपोज ये बुलेट है, बुलेट को हमने फायर किया वीवी वेलोसिटी से, ये बुलेट है,
फायर हुआ। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर द फायरिंग, वेलोसिटी क्या होगा। तो हमें पता है कि मोमेंटम का ये जो फॉर्मूला ये हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0। ओके, हमें निकालना है गन के लिए। तो मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू 0। यहां से वेलोसिटी ऑफ गन आया माइनस ऑफ द मास ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। माइनस साइन शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो इफ बुलेट इज मूविंग इन आई कैप डायरेक्शन देन गन विल रिकॉइल इन माइनस आई कैप डायरेक्शन। और एक चीज और पॉइंट है कि अगर गन का मास ज्यादा है, इसको अगर हम हाई कर देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा। मतलब जो हमें बैक साइड झटका लगेगा, इंपल्स लगेगा, वो कम लगेगा हमें। ओके, तो बैक साइड मोमेंटम, गन के मोमेंटम को कैसे कम कर, वेलोसिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, हैवी गन को यूज में लेके। गन को अगर हैवी लेंगे तो मोमेंटम कम, वेलोसिटी कम होगा बैक साइड। ओके, रिकॉइल वेलोसिटी कम होगा। नेक्स्ट फिर आता है कि अगर गन और मास दोनों, बुलेट और गन दोनों का मास अगर सेम हो तो क्या होगा। अगर दोनों सेम है देन कैंसिल आउट। गन का वेलोसिटी क्या होगा, अपोजिट और इक्वल। मतलब जिस स्पीड से गन बुलेट जाएगा उसी स्पीड से गन रिकॉइल करेगा बैक साइड। ओके, विच विल बी वेरी हार्मफुल सिचुएशन। ओके, चलो ये सब जो वेलोसिटी था, अभी देखो यहाँ पर ये स्टेशनरी है पूरा सिस्टम, गन का कोई मोशन नहीं है, गन भी स्टेशनरी अर्थ पर, ये भी इस समय भी स्टेशनरी है ना। फायरिंग के बाद में ये मोशन इसका स्टार्ट हुआ, इनिशियल में स्टेशनरी था। तो यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, गन को मूव करता हूँ। देखो सेम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप से करते हैं। सपोज ये जो गन है ये किसी सिस्टम पे कनेक्ट है, जैसे मान लो टैंक पर कनेक्ट है या किसी व्हीकल पे कनेक्ट है, और व्हीकल मूव कर रहा है सपोज 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। पहले से मोशन ऐसे जा रहा है, ये गन है व्हीकल पे जा रहा है, तो गन का वेलोसिटी की ऑलरेडी 4 मीटर पर सेकंड तो है ही, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी गन का है 4 मीटर पर सेकंड फायरिंग से पहले। क्लियर है इतना। अब क्या होगा, जैसे यहां पर हमने फायरिंग किया, ठीक है ना, तो फायरिंग जब करेंगे तो क्या होगा, जब हम फायरिंग इधर से फायरिंग करेंगे बट मोशन होगा, वेलोसिटी बुलेट, ये सपोज क्वेश्चन में दे दिया 96 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तो हमें ये निकालना है कि बुलेट का एक्चुअल स्पीड क्या होगा, क्योंकि ये तो मूवेबल बॉडी के ऊपर है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है क्या है, ये है वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू गन। इनिशियल में क्या था, गन रेस्ट में था, तो गन का वेलोसिटी पहले 0 था, तो हमने वहां पर ध्यान नहीं दिया था उस चीज को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गन का ऑलरेडी मोशन हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो अगर बुलेट का फायरिंग गन से हुआ है 96 मीटर पर सेकंड से, तो अर्थ से हमें कितना स्पीड दिखाई देगा, पहले ही हमें ये निकालना है रिलेटिव मेथड से। ओके, कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन, कितना दिया है क्वेश्चन में, 96 आई कैप डायरेक्शन, देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 96 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, गन का देखो वेलोसिटी कितना है 4, ये भी आई कैप डायरेक्शन में, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, तो बुलेट का जो वेलोसिटी है वो कितना है 100 आई कैप। मतलब अगर कोई पर्सन अर्थ से देख रहा है या अर्थ से मेजरमेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट का, तो उसको कितना वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा, तो उसको 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन गन पे है, ठीक है, तो उसको दिखाई दे रहा है कि 96 मीटर पर सेकंड से बुलेट यहां से फायर हुआ है। समझ में आ गया। तो अब यहां पर इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को हम यहां फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें V1 V2 क्या लेते चलते हैं, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेके चलते हैं। क्लियर है, तो अगर हम रिकॉइल वेलोसिटी निकालना हो तो इस वैल्यू को हम यूज में लेंगे। क्लियर है इतना। चलो ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसमें हम। एक बोट का एग्जांपल आता है जनरली, ये बोट है, ठीक है, बोट का मास है mv, यहां पर एक पर्सन है, पर्सन का मास है mp। सपोज पर्सन इधर शिफ्ट हुआ xp, इधर शिफ्ट हुआ बोट के ऊपर, तो बोट के ऊपर शिफ्टिंग है या अर्थ के ऊपर है, ध्यान से देखो, ये शिफ्टिंग ऑन द बोट, ठीक है ना, शिफ्टिंग ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू बोट, कितना दिया है XP। ठीक है, तो ग्राउंड से देखने में कितना शिफ्टिंग होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो होगा क्या कि ये पर्सन का सेंटर ऑफ मास हो गया, ये बोट का सेंटर मास हो गया, इन दोनों मासेस का अगर हम सेंटर निकालेंगे, ये तो दोनों मास है ना, पॉइंट मास, इनको पॉइंट मास इमेजिन कर लेते हैं, एक पॉइंट मास ये हो गया और एक पॉइंट मास ये हो गया, तो इन दोनों का अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें तो यहाँ बीच में कहीं पर भी हो सकता है, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, बोट पर हम एक्सटर्नल फोर्स पुश या पुल कुछ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, उस कंडीशन में एक्सीलरेशन होगा नहीं सेंटर ऑफ मास का, तो एक्सीलरेशन नहीं होने का मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहना चाहिए।
और इनिशियल में सिस्टम रेस्ट में था, ये क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे इफ इनिशियली बोट वॉज एट रेस्ट, ठीक है ना। तो इनिशियल अगर बोट रेस्ट में था तो इसका मतलब अभी भी जो सेंटर मास उसका मोमेंटम 0 रहना चाहिए। तो अब देखो जैसे ही पर्सन इधर शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ xp, पर्सन इधर शिफ्ट हुआ तो सेंटर मास को उसी पॉइंट पे रखने के लिए बोट क्या होगा, बोट इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि सेंटर मास यहीं पे बना रहे हैं। वरना अगर एक मास आगे शिफ्ट होगा तो obvious बात है सेंटर मास भी शिफ्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर शुड नॉट बी शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है ये सब पॉइंट से, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही पर्सन इधर शिफ्ट होगा तो सेंटर मास को कांस्टेंट रखने के लिए बोट अपोजिट शिफ्ट होगा, ये मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब पर्सन इधर जाएगा तो बोट इधर जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया, मोशन ऐसा होगा। अब कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, मैथमेटिकली आंसर क्या है करते हैं कैलकुलेट। चलो बोट का जो शिफ्टिंग है उसको मैं सिंबल लेता हूं वीबी। बोट का शिफ्टिंग कितना होगा, यही हमारा मेन क्वेश्चन है, तो मैं वीबी सिंबल ले लेता हूं, है ना। ग्राउंड से देखने पे कितना दिखाई देगा वो हमें निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू बोट, एक्स ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू बी। बी के ऊपर कितना है शिफ्टिंग, बी के ऊपर शिफ्टिंग हुआ उसका पर्सन का एक्स पी, किस डायरेक्शन में हुआ, आई कैप डायरेक्शन में हुआ। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इसको लिख देते हैं हम, ओपन करते हैं रिलेटिव मोशन मेथड से। इसको मैं शिफ्टिंग को डेल्टा लिख देता हूं, डेल्टा एक्स। ये आया एक्स पी आई कैप डायरेक्शन में। बताओ बोट का शिफ्टिंग, वो तो हमें निकालना ही है, हमें पता नहीं बोट का शिफ्टिंग कहां होगा, है ना। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसका बोट का, ये इनका दोनों का शिफ्टिंग का ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। एक बार देखते हैं यहाँ पर, चेक कर लो सब लोग। क्लियर हो गया। चलो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये वाला शिफ्टिंग वाला। क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ पर्सन एंड शिफ्टिंग ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ बोट एंड शिफ्टिंग ऑफ बोट इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमें क्योंकि शिफ्टिंग पहले निकालना है बोट का, तो हम यहाँ पर रिमूव किसको करेंगे, एक्सटी को रिमूव करेंगे। इसको रिमूव कैसे करें, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको शिफ्ट करके पुट कर देता हूं मैं, मास ऑफ पर्सन इंटू, देखो डेल्टा एक्सपी का वैल्यू क्या आएगा, एक्सपी प्लस डेल्टा एक्सपी, और ये हो गया मास ऑफ बोट इंटू डेल्टा एक्सपी इक्वल टू 0। दोनों में डेल्टा एक्सपी देखो इधर से कॉमन आएगा, तो शिफ्टिंग ऑफ बोट कितना हुआ, ये आया सॉल्व करके, इसको ले जाते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ बोट आया मास ऑफ द पर्सन डिवाइड बाय मास ऑफ द पर्सन प्लस मास ऑफ द बोट इंटू माइनस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द पर्सन। पर्सन का शिफ्टिंग कितना था, ये एक्सपी। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर से हमें क्या क्या पता लगता है, देखो ध्यान से। एक तो ये है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो शिफ्टिंग अगर बोट का निकालना हो तो न्यूमीटर में हम पर्सन का मास रखेंगे। याद है प्रीवियस क्लास में मैंने जब सेंटर मास का कैलकुलेशन किया था तो इसी टाइप के फॉर्मूले आ रहे थे। M1 से डिस्टेंस निकालना तो M2 न्यूमीटर में होता था, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो शिफ्टिंग बोट का निकालना तो पर्सन का मास होगा ऊपर। इसी टाइप से जब मैं बाद में निकालूंगा शिफ्टिंग ऑफ पर्सन, मैंने निकाला शिफ्टिंग ऑफ पर्सन, तो क्या होगा, बोट का मास ऊपर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है, ठीक है। ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आंसर आ रहा है, ये जो भी आंसर है ये सब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है हमारे। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन देखो। बोट का शिफ्टिंग कहां होगा, माइनस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ पर्सन। पर्सन इधर शिफ्ट होगा तो बोट अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूले। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। ये मान लो एक बोट है, रखा हुआ है पर्सन ये, ठीक है। ये जो बोट है इसको पर्सन इधर मूव किया, सपोज 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर मूव किया। बोट हमने अर्थ पे रखा हुआ है तो बोट हिलेगी नहीं अपनी जगह पे, तो शिफ्टिंग ऑफ पर्सन क्या हुआ, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ भी 10 मीटर होगा और विद रेस्पेक्ट टू बोट भी 10 मीटर होगा, बिकॉज बोट है 0 वेलोसिटी, है ना। बोट का भी शिफ्टिंग नहीं हो सकता। अब हम बोट को रखते हैं रिवर में, ये वाला कंडीशन, रिवर में रखा, अब हिल सकती है बोट आराम से। अब देखो पर्सन यहां पर है, जब पर्सन अब मूव करेगा 10 मीटर इधर और बोट मूव करे सपोज 2 मीटर इधर, तो बताओ पर्सन एक्चुअल में कितना मूव किया। अगर यहां से देखोगे, यहां से अगर हम सब फ्रंट से देख रहे हैं, ये मूव किया 10 मीटर, ये मान लो एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये चला 10 और बोट शिफ्ट हो गई 2, ठीक है। बोट इधर बैक साइड शिफ्ट हो गई 2, तो पर्सन एक्चुअल में कितना चला, 10 माइनस 2, 8 मीटर चला ना। वही हमारा ये कैलकुलेशन, ठीक है। इस फॉर्मूले से वही हमारा मेनली आंसर आएगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है देखो सामने, यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूं छोटा सा, देखो वैल्यू ले लेते हैं इधर कि सपोज ये एक बोट हो गया, बोट का है सपोज 200 kg वेट मास, और ये पर्सन है इसका है सपोज 50 kg, ठीक है। पर्सन ऊपर शिफ्ट हुआ सपोज 6 मीटर,
तो बताना है बोट का शिफ्टिंग क्या होगा, है ना। तो शिफ्टिंग ऑफ बोट क्या होगा, तो बोट का निकालना, तो न्यूमीटर में क्या आएगा, मास ऑफ पर्सन आ जाएगा 50 डिवाइड बाय, नीचे तो सम ही करना है, सोचने का जरूरत नहीं है, इनटू शिफ्टिंग कितना है 6 मीटर है कैप डायरेक्शन में, और माइनस साइन आता है, याद है, क्योंकि बोट अपोजिट शिफ्ट होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 250, 50 से सॉल्व करोगे 50 डिवाइड बाय 2 फिर 1/5 आ जाएगा, तो माइनस 6/5 आई कैप और माइनस 1.2 आई कैप, ये हमारा आंसर है मीटर में, ठीक है। तो इसका मतलब शिफ्ट बोट कितना शिफ्ट हुआ 1.2, बैक साइड 1.2 शिफ्ट हुआ। तो बताओ पर्सन ग्राउंड से देखने पे कितना शिफ्ट हुआ 6 माइनस 1.2, पर्सन यहां पर शिफ्ट हुआ है 4.8 मीटर। शिफ्टिंग ऑफ पर्सन हम फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं, क्या है, पर्सन का शिफ्टिंग निकालेंगे तो बोट का आएगा मास मीटर में, बोट का है 200 डिवाइड बाय 200 प्लस 50 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो गया 250, तो सॉल्व करके हाँ सही है, यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 4.8, ठीक है। तो पर्सन का शिफ्टिंग एक्चुअल में कितना हुआ 4.8, क्योंकि 1.2 तो बोट शिफ्ट हो गया ना पीछे की तरफ बैक साइड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ग्राउंड से कितना दिखाई देगा, ग्राउंड से हमें दिखाई देगा ओनली 4.2, क्योंकि बोट बैक साइड शिफ्ट हो रहा है ना। अब मान लो ऐसा हो जाए कि पर्सन और बोट दोनों एक ही समान इक्वल शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी 2 मीटर बोट भी 2 मीटर, तब तो पर्सन अपनी जगह पे रहेगा, तो शिफ्टिंग ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा 0, नो शिफ्टिंग ऑफ द पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। क्लियर है चीज हमें। नेक्स्ट है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का भी क्वेश्चन है कि सपोज पर्सन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v रिलेटिव, तो बताओ बोट का वेलोसिटी क्या होगा। तो एक ही बात है, जैसे हमने v से डिराइव किया है इससे डिराइव कर लेंगे, फॉर्मूला यही आएगा, बस यहाँ पर क्या होगा शिफ्टिंग की जगह क्या आएगा वेलोसिटी आ जाएगा v रिलेटिव, बस और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने v लिखा था वैल्यू, इसमें v रिलेटिव टर्म यूज में आएगा इन प्लेस ऑफ x रिलेटिव xp, ठीक है। कर लोगे सब लोग वेलोसिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसमें मान लो कि अगर ज्यादा पर्सन हो तो कैसे करना है, मैं एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पर्सन है यहाँ पर 1, ये दूसरा पर्सन है यहाँ पर 2, इसका मास है सपोज m1, इसका मास है सपोज m2, और एक और ले लेते हैं, चलो फॉर्मूला तो है, एक ले लेते हैं m3, और जो बोट है उसका मास है m4। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द शिफ्टिंग ऑफ बोट, बोट कितना शिफ्ट होगा, तो ऐसे निकालेंगे, देखो बोट का शिफ्टिंग निकालना है तो बचा हुआ जो मास है उस पर शिफ्टिंग देखेंगे, m1 डेल्टा x ऑन वेक्टर, वेक्टर का मीनिंग याद रखना हमेशा, डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस करेंगे, अपोजिट है तो माइनस करेंगे, वो याद रखना है, समझे ना, ये वेक्टर प्लस m2 सेकंड पर्सन का शिफ्टिंग डेल्टा x2 प्लस m3 थर्ड पर्सन का शिफ्टिंग डेल्टा x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, याद रखना m4 भी आएगा, बोट का मास भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर ऊपर कई पर्सन हो और उनका शिफ्टिंग हो, एक 2 मीटर जा रहा है, एक -1 मीटर आ रहा है, एक 4 मीटर जा रहा है, ठीक है, अलग अलग शिफ्टिंग है, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन वाले प्लस कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस पुट कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सेम वेलोसिटी का लिखो फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1 वेक्टर, m2 v2, m3 v3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, सेम फॉर्मूला, इसमें कुछ दोबारा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। क्लियर है सबको। चलो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं एक और एग्जांपल। देखो सपोज यहाँ पर एक बैलून है, ठीक है, और बैलून में एयर फिलअप किया हुआ है जिससे कि बैलून यहाँ पर ऊपर जा उड़ सकता है। तो क्या हुआ कि एक पर्सन यहाँ पर इस टाइप से अपने आप को उधर हैंग कर दिया रोप के ऊपर, रोप के ऊपर एक पर्सन रुक गया स्टेशनरी, ठीक है। तो स्टेशनरी होने का मतलब ये कि इसने अपने वेट से ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कर लिया। अब इसमें एक बात आएगी कि यहाँ पर तो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो फोर्स अगर है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपवर्ड फोर्स भी तो है, जैसे जो ऊपर फोर्स लगा रही है उससे सिस्टम तो इक्विलिब्रियम है ना, तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें भी इस फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। करें क्वेश्चन सॉल्व। सपोज ये हो गया पर्सन का मास, ये हो गया बैलून का मास। मैंने बोला कि पर्सन यहाँ पर ऊपर मूव किया सपोज v0 स्पीड से, तो बताओ बैलून किस स्पीड से नीचे आएगा, वेलोसिटी ऑफ बैलून निकालो, ठीक है। फॉर्मूला वही है, मेथड वही है, वेलोसिटी ऑफ बैलून निकालना है तो मास किसका लेंगे न्यूमीटर में, पर्सन का लेंगे, नीचे दोनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा टोटल v, ठीक है। तो रोप के ऊपर v0 स्पीड से गया ऐसे, पर्सन ऐसे जा रहा है, साथ में बैलून भी नीचे आ रहा है, तो उसके इफेक्ट से ये वेलोसिटी होगा बैलून का, और डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट,
पर्सन ऊपर शिफ्ट होगा, रोप के ऊपर बैलून नीचे आएगा। इसी टाइप से पर्सन का शिफ्ट क्या होगा, पर्सन का वेलोसिटी कितना होगा, पर्सन का वेलोसिटी निकालने के लिए बैलून का मास लेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें ये कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ तो ग्रेविटी लग रहा है, फोर्स लगा हुआ है ग्रेविटेशन, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा। एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स को इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है ड्यू टू द एयर फोर्स, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया फॉर्मूला? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, उसी डायरेक्शन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सिस्टम इनिशियल में क्या होना चाहिए, रेस्ट में, ये भी याद रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, सपोज एक इंक्लाइन प्लेन लिया, मूवेबल इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर मूव कर सकता है, इस पर ये एंगल है सपोज थीटा, और ये ब्लॉक रख दिया। ठीक है, एम मास का ब्लॉक है, और शिफ्ट ये जो प्लेन है ये एम पी है। ठीक है, यहां से मैं रखा इसको, ये जो लेंथ है, ये लेंथ गिवन है क्वेश्चन में एल, मतलब ब्लॉक ऐसे जाएगा, नीचे जब पहुंचेगा तो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा ब्लॉक, एल लेंथ को ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम छोड़ेंगे तो इसका सेंटर ये है और इस कंप्लीट सिस्टम का सेंटर मान लो ये है, तो इन दोनों का सेंटर मास बीच में कहीं पर होगा, मान लो ये सेंटर मास है, तो जैसे ये नीचे आएगा, इधर जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, सेंटर मास को वहीं रखेंगे, सेंटर मास भी इधर शिफ्ट होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि जीरो है, तो सेंटर मास यही रखने के लिए क्या होगा, ये जो प्लेन है, प्लेन अपोजिट शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि ये तो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, तो होता क्या एक्चुअल में कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो ग्रेविटी है जी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, एक्स डायरेक्शन में जीरो, तो हम ये जो फॉर्मूला है एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, वाई में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सीलरेशन प्रेजेंट है, ग्रेविटी प्रेजेंट है, मोशन हो रहा है। ठीक है ना, देखो नीचे जा रहा है ना, जी साइन थीटा होता है, सबको पता है, एक्सीलरेशन जी साइन थीटा होता ही है, तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि एक्सीलरेशन होता ही नहीं है, होता तो है। जी का इधर जो कंपोनेंट आता है, ये जी है इधर, जी का इधर जो कंपोनेंट आता है उससे होता है एक्सीलरेशन, लेकिन इस डायरेक्शन में जी का कोई कंपोनेंट नहीं होता, मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसी डायरेक्शन में हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो जब ब्लॉक नीचे आएगा, इधर पहुंचेगा, सपोज यहाँ पर आया ब्लॉक, तो देखो एक्स डायरेक्शन में ब्लॉक कितना चला, मतलब ये जो डिस्टेंस एल है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा वो देखो, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एल कॉस थीटा, याद है, एल कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक टोटल डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, ब्लॉक है एल कॉस थीटा डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर है चीज? तो ब्लॉक अगर एल कॉस थीटा चल रहा है तो प्लेन कितना शिफ्ट होगा, ये हमें निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अप्लाई, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, और सिस्टम इनिशियल रेस्ट में था, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो अगर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा, ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं आराम से। क्लियर है इतना, लगा दें। चलो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ब्लॉक, शिफ्टिंग ऑफ इंक्लाइन प्लेन, कितना होगा प्लेन का शिफ्टिंग, प्लेन का शिफ्टिंग निकालना है तो लिमिटर में क्या लेंगे, ब्लॉक का मास लेंगे, डिवाइड बाय एम प्लस एम पी इंटू एल कॉस थीटा, और यहाँ पर एल कॉस थीटा आई के डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुआ था, तो ब्लॉक कहां जाएगा, माइनस आई के, ब्लॉक इधर शिफ्ट हुआ ना आई के, तो प्लेन कहां जाएगा, माइनस आई के डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर, समझ आ गया आंसर। चलो अब देखो इसको हम ये भी निकाल सकते हैं कि ब्लॉक का शिफ्टिंग कितना होगा ग्राउंड से, ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम भाई, प्लेन के ऊपर तो शिफ्टिंग हुआ एल कॉस थीटा, लेकिन ग्राउंड से देखने पे कितना शिफ्टिंग हुआ, क्योंकि ये भी तो पीछे जा रहा है ना प्लेटफॉर्म, तो ग्राउंड से देखने पे जो शिफ्टिंग हुआ है किसका, ब्लॉक का, वो हुआ है, ब्लॉक का निकालना है तो मास प्लेन का पुट कर दो ऊपर, तो सॉल्व करके ये आंसर आ गया। अब देखो कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, एक बार थोड़ा ध्यान देना, फिर नोट डाउन कर लेना। ये प्लेन है, ठीक है, देखो ये हो गया है ना, ये ब्लॉक है, तो एक्चुअल में अगर ये फिक्स कर देता मैं, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, तो क्या होता है, ये मोशन होता, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाता, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता एल कॉस थीटा, मतलब इधर ट्रेवल हो जाता एल, एक्स डायरेक्शन में होता है एल कॉस थीटा। क्लियर, लेकिन प्लेन मूव कर रहा है तो देखो क्या होगा, मोशन देखो कैसा होगा, इधर ऐसा मोशन होगा, तो मतलब ब्लॉक जो है वो देखो इनिशियल में यहां इस लाइन पे है, फाइनली इस लाइन पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ब्लॉक का इतना से शिफ्टिंग हुआ, लेकिन अगर ध्यान से देखो यहां पर, तो ब्लॉक अगर इधर देखें तो पूरा चला, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कंप्लीट चला, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो शिफ्टिंग कितना हुआ है, ओनली इतना सा। ठीक है, एक्चुअल में शिफ्टिंग इतना हुआ, लेकिन ऊपर शिफ्टिंग कितना हुआ, एल। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, तो एक्चुअल शिफ्टिंग तो एल है, ऑन द प्लेन कितना शिफ्टिंग है, एल, लेकिन अगर ग्राउंड से देखेंगे तो, क्योंकि प्लेन भी शिफ्ट हुआ बैक साइड, तो प्लेन ग्राउंड से रेस्पेक्ट में एल से कम होगा शिफ्टिंग। समझ आ गया ना, तो ये इफेक्ट जनरेट होता है यहाँ पर ऐसे।
तो यहाँ पर जब ये अगर जब नीचे इस पॉइंट पे जब इस कॉर्नर पे पहुंचेगा तो एक्चुअल में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, थोड़ा कम करेगा, ऐसे हो जाएगा मोशन। ठीक है, सपोज ये कॉर्नर मैं इधर बना देता हूं थोड़ा सा, ऐसे हो, जब ये इस कॉर्नर पे पहुंचेगा तो चलना तो चाहिए था इधर एल cos थीटा इतना, लेकिन चला कितना, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यही डिस्टेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि ब्लॉक एक्चुअल में कितना चलेगा, इतना चलेगा। ठीक है, प्लेन के ऊपर कितना चलेगा हॉरिजॉन्टली, एल cos थीटा, लेकिन एक्चुअल में एल cos थीटा तो प्लेन के ऊपर है, अर्थ से देखेंगे तो हमें कितना दिखाई देगा, ओनली इतना चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये भी शिफ्ट हो गया। इंक्लाइन प्लेन कहां पहुंच गया, थोड़ा इधर हो गया शिफ्ट, इधर कितना शिफ्ट हुआ है, ये तो निकाल लिया हमने एक्सपी। अभी क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। तो ये थोड़ा हमें लॉजिक याद रखना है। अब इसके बेसिस पर और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, कोई लिमिट नहीं है सेंटर मास में क्वेश्चंस का। ठीक है, वैसे फॉर्मूला जो है उसका अप्लाई करने का हमें याद रखना है ना। चलिए खोल लेते हैं क्वेश्चन। ये सपोज एक m1 मास है, ये एक m2 मास है। ठीक है, बीच में यहाँ पर स्प्रिंग कनेक्ट है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, नेचुरली रखा हुआ है। हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया x0। सपोज टोटल जो एक्सटेंड किया वो हमने किया x0। नेचुरल लेंथ इसका कुछ था पहले से l तो नेचुरल लेंथ था, उसके बाद हमने x0 खींच दिया इसको। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले मैं नेचुरल लेंथ पे रख देता हूं, जब इसमें कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं था तभी ऐसे रखा हुआ था सिस्टम, नेचुरल लेंथ है l। अब हमने क्या किया, इसको x0 पुल कर दिया, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, l प्लस x0, गैप दोनों के बीच में होगा टोटल l प्लस, ये इनिशियल में l था ना, l प्लस x0। लेकिन क्या है कि हमें l से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि कितना खिंचा, एक्सपेंशन कंप्रेशन कितना हुआ उस समय मेरे लिए मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x0 हमने टोटल इसको पुल किया है। तो अब क्वेश्चन ये कि जब इनको छोड़ेंगे तो इनका वाइब्रेशन होगा ऐसे। ठीक है, अभी जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन हमें ये बताना है कि m1 कितना शिफ्ट होगा, m1 का एम्पलीट्यूड कितना होगा वाइब्रेशन का, और m2 का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये हमें सोचना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब हम एसएचएम में करते हैं, एसएचएम चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो वहां पर देखो टाइम पीरियड ये आता है 2π√μ/k। म्यू क्या होता है, यहाँ पर म्यू को हम रिड्यूस मास बोल देते हैं। म्यू का फॉर्मूला था m1m2/m1 + m2। इसका इस चैप्टर से नहीं है रिलेशन, लेकिन क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए मैंने लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, सेम क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला आता है एसएचएम चैप्टर में। ठीक है, अभी क्या क्वेश्चन ये कि जब ये एक्सपेंड हमने x0 करके छोड़ा तो ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो उस कंडीशन में इसका कितना होगा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब हम यहाँ पर सेंटर मास लेते हैं, सपोज ये सेंटर मास है, तो सेंटर मास के जहां पे होगा ना डिस्टेंस, उतना ही इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा। सेंटर मास से इधर इसका होगा और सेंटर मास के इधर इस लाइन पर इसका होगा। ठीक है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे हम, उससे पता लग जाएगा। m1 का बताओ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मास कितना होगा, m1 से निकालना है तो m2 न्यूमीटर में ले लेंगे, और टोटल एक्सटेंशन कितना है x0। इसी टाइप से इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2 का निकालना तो न्यूमीटर में m1 आएगा, x0, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो m1 का ये होगा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो ये। ठीक है, क्लियर हो गए। स्प्रिंग के लिए इस टाइप से ये हम डेराइव भी कर सकते हैं, डेराइव हो जाएगा। अभी फिलहाल नोट डाउन कर लो, काफी पहले हम डेरिवेशन काफी कर ही लिए है ना, खुद कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया सबको। अभी इसमें और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेविटेशन का लेते हैं। जैसे मान लो सपोज एक मास है यहाँ पर 4 kg, सेकेंड मास है यहाँ पर 10 kg, दोनों को हमने रेस्ट में पिन अप किया हुआ है। रेस्ट में इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 है इनका। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना होगा, इनिशियल में वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना होगा, रेस्ट में ना 0। अब हमने इनको छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशन के कारण इनको म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और म्यूचुअली जो अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशन में, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। नेट सम अगर वेक्टर सम करे तो 0 होता है इनका। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अभी भी वेलोसिटी क्या बना रहेगा, पहले 0 था तो अभी भी सेंटर मास का वेलोसिटी 0 बना रहेगा। क्लियर है इतना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, सेंटर मास का बताओ वेलोसिटी फाइनली, मतलब किसी डिस्टेंस चलने के बाद, जैसे मान लो कि 4 kg यहाँ पहुंच गया, 4 kg का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि बताओ इस समय सेंटर मास का स्पीड क्या होगा, तो सेंटर मास का स्पीड तो वही होगा 0। ठीक है, किसी भी टाइम पर देखो सेंटर मास का वेलोसिटी 0 ही बना रहेगा, क्योंकि
एक्सटर्नल जो फोर्स है उसका, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, उनका वेक्टर सम 0 होता है। ओके, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो वेलोसिटी विल नॉट चेंज। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताओ इसका वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो 10 kg का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, m1 4 इंटू v1, v1 कितना है 2, प्लस m2 इंटू v2 इक्वल टू 0। यहां से v2 निकाल लो, v2 आ गया सॉल्व करके -8/10। माइनस का मतलब अपोजिट, ये आई कैप जाएगा तो माइनस आई कैप। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये अगर शिफ्टिंग दे दिया कि m1 इतना शिफ्ट हुआ है तो m2 कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया सबको। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ अगर एक्सेलरेशन है 0। ठीक है, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है इसमें, ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या होगा, वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का हमने लिखा था उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा m1a1 प्लस m2a2 सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 सो ऑन। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी लिखा था फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्वेश्चन नहीं किया था इस पे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज एक ये पुली है, लाइट पुली, मासलेस पुली, ये स्ट्रिंग हो गया, एक मास है यहां पर m1, सेकंड मास है m2। ठीक है, इसको हमने छोड़ा, लीव किया रेस्ट से, लीव को लीव करेंगे तो क्या होगा, एक मास ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, मास अलग अलग है तो मैं इसको हैवी ले लेता हूं। तो ये सपोज डाउनवर्ड गया, ये अपवर्ड गया। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये डाउनवर्ड जा रहा है जी के कारण, और ये भी जी के कारण डाउनवर्ड जाएगा, जी तो जी दोनों पे लगेगा ना, तो इसका मतलब सेंटर मास का एक्सेलरेशन जो भी होगा, जो भी आंसर आएगा, लेकिन नीचे होगा, डाउनवर्ड, मतलब प्लस जे के आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर माइनस जे के आएगा। ठीक है, कैलकुलेट और करते हैं, पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन ए कितना होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हम, m1 माइनस m2, लॉज ऑफ मोशन में किया था, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ट्रिक था इसका, मैंने बताया लॉज ऑफ मोशन में देख लेना, मोशन लॉज ऑफ मोशन में हमने किया था ये सब सॉल्व। तो ए हमने डायरेक्ट निकाला, फिर नेक्स्ट था इसका वैल्यू इधर पुट करना है। तो एसीएम का फॉर्मूला देख लेते हैं हम, क्या है m1a1, तो m1 मास ये है और जा रहा है नीचे, ए कहां है डाउनवर्ड, तो माइनस से लिख देता हूं इसको, या ए माइनस जी कैप लिख देता हूं, है ना, माइनस ए जी कैप प्लस m2, ये m2 हो गया हमारा, है ना, ये m2 ऊपर जा रहा है तो इसका हो गया ए जी कैप प्लस, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आगे बाहर आ गया, इधर आया m2 माइनस m1 m। ठीक है, तो इसमें अगर अब इसमें अगर देखें तो ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया आउटसाइड आ जाएगा, इधर होगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। एक तो ये हुआ, ए आ गया कॉमन और साथ में जे कैप भी है डायरेक्शन के लिए। क्लियर है इतना, ठीक। नेक्स्ट देखो वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू ये था, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो इधर m1 माइनस m2, इधर m2 माइनस m1, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, माइनस साइन होने की वजह से माइनस जे कैप। तो ये एक फॉर्मूला आ गया कि अगर ऐसा पुली का कोई क्वेश्चन आता है देन ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर मास कहां जाएगा, माइनस जे कैप, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा सेंटर मास का। क्लियर है जी, समझ में आया सबको क्वेश्चन। ठीक है, और भी इस टाइप के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रख लेना कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी और माइनस जे कैप डायरेक्शन, सेंटर मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हो गया ना। एक और एग्जांपल दे दो इसका एक्सेलरेशन का, देखो इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं। चलो ये है 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री। ठीक है, और इधर एक मास ले लिया हमने सपोज m, इधर भी ले लिया है सेम ले लिया।
फर्स्ट बात तो ये कि जैसे इसको छोड़ेंगे तो बताओ मोशन होगा या नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। तो इसमें ध्यान देना कि जो एक्सेलरेशन वो मास की वजह से नहीं होता, एक्सेलरेशन तो मोशन वो किससे होता है, वो हमेशा फोर्स की वजह से होता है। तो हमें फोर्स देखना है मेनली, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जी साइन थीटा होता है इंक्लाइन प्लेन पर। तो इधर जी साइन थीटा अगर देखोगे तो जी साइन 53 आ जाएगा, और इधर अगर जी साइन थीटा के बारे में सोचेंगे तो जी साइन 37 आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो जी साइन 37 तो होता है 3/5 और ये होता है 4/5। अब क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा है इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा, तो ये हमें एक्चुअली चेक करना पड़ेगा पहले। ये मैं सोचता हूँ मास से मैंने मोशन ही नहीं होगा, मास से मोशन नहीं होगा, वेट से मोशन होगा कि वेट किस तरफ जाता है। तो वेट का हमें फॉर्मूला पता है इंक्लाइन प्लेन में कैसे निकालते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन लिखा मैंने, एम से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट हो जाएगा, एक ही बात है। तो एक्सेलरेशन ये आया, तो हमें पता लग गया कि इधर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। कितना होगा एक्सेलरेशन, वो हमारा जो ट्रिक था उससे निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में मोशन है पहले उस फोर्स को लिख दो, m इंटू जी 4/5 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के अपोजिट क्या फोर्स है वो लिख दो, m g इंटू 3/5 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है, m प्लस n, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो लॉज ऑफ मोशन में हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ध्यान देखो ये दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो ये अगर 37 है, 53 है, तो एंगल कितना हो जाएगा इस बार 90 डिग्री। और अगर दो वेक्टर, ये दो वेक्टर हो गया ना, ये दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा जो वेक्टर सम होता है वो होता है रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। बस यहां से वैल्यू यूज करेंगे, देन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, कर लोगे √2 m a डिवाइड बाय 2m, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, m कैंसिल, a बाय क्लियर, a बाय √2, a वैल्यू देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, निकालो, बस पुट कर दो a c बन जाएगा। क्लियर है सबको। और इसमें भी देखो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको वैल्यू को, तो लास्ट में इसमें बस थोड़ा इधर ये याद रखना है कि जब वैल्यू आ जाए, जब इसका आंसर को हम पूरा कैलकुलेट कर लें तो a का वैल्यू रखना भूलेंगे। ये जो a का वैल्यू था ना ये भी रखना है, क्योंकि ये a का कोई मीनिंग नहीं है, एक्चुअल आंसर ये है, इसको पुट करना जरूरी है, ठीक है। एंगल का समझ आ रहा है इंपॉर्टेंस। तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट वेक्टर, इसका मीन सेकंड वेक्टर, दोनों वेक्टर का वेक्टर सम करना है, तो उसके लिए एंगल देखना जरूरी है। प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान करो क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में इस टाइप का मोशन था, तो इस टाइप का मोशन होने से क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था, तो हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया था बस, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन था, यहां पर ये होगा। क्लियर है। तो इसमें बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या होगा। ये हो गया 5 kg ब्लॉक, ये हो गया 2 kg ब्लॉक, और यहां पर हमने 14 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, फोर्स इज 14 न्यूटन। ओके, एक्सेलरेशन निकाला, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या होगा, वैल्यू पुट करो, a इक्वल टू f डिवाइड बाय टोटल मास। f है 14, टोटल मास पुट कर देंगे यहाँ पर, टोटल कितना है 5 प्लस 2, तो सॉल्व करके आया 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया। तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन ये होगा, मतलब ये जो सेंटर मास है इधर, ये सेंटर मास इधर एक्सेलरेट होगा। अब देखो ये जो होगा सेंटर मास को हम देखेंगे, सेंटर मास एक्सेलरेट हो रहा है, तो सेंटर मास एक्सेलरेट होने पे तो शुरू फोर्स लगता है सिस्टम पे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन अगर सेंटर मास का होगा, तो मतलब प्लेटफॉर्म अगर एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो इंडिविजुअल पार्टिकल है इन सब पे शुरू फोर्स लगेगा बैक साइड में, ठीक है। तो शुरू फोर्स कितना लगता है, शुरू फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ma। तो 5 kg ब्लॉक पे शुरू फोर्स क्या लगेगा 10 न्यूटन, और 2 kg फोर्स पे क्या लगेगा, निकाल लेंगे इधर। तो उससे हम यहाँ पर डिटेंशन वगैरह का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया मेथड। इसी के बेसिस पे शुरू फोर्स निकालेंगे। फोर्स ऑन 5 kg जो होगा वो हो जाएगा ma, 5 इंटू 2 n, इस डायरेक्शन में माइनस है 10 न्यूटन इधर, और इसी टाइप से 2 kg पर निकाल सकते हैं हम, है ना। 2 kg पर अगर हम देखें तो F ऑन 2 kg हो जाएगा ma, 2 इंटू इस डायरेक्शन में कितना लगा, तो ये आया 4 माइनस आई के डायरेक्शन। ओके, ये हो गया फोर्स 10 न्यूटन, इधर 4 न्यूटन,
ये 14। तो इस टाइप से अगर फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें निकालना तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, कर ले सोना पूरा।